नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। सदन जब घर पहुंचा तो उसके मन की दशा उस मनुष्य कैसी थी जो वर्षों की कमाई के लिए मन में सहस्त्रों मंसूबे बांधता है। हर्ष की उल्लासित घर आए और यहाँ संदूक खोलने पर उसे मालूम हो कि थैली खाली पड़ी है। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि घर जाएंगे तो उसमें जो मेरा बॉक्स है उसमें एक खजाने की थैली मिलेगी मुझे, लेकिन जब बॉक्स खोला तो उसमें कुछ नहीं। वो अभी हाल सदन का हो रखा था। विचारों की स्वतंत्रता विद्या, संगति और अनुभव पर निर्भर होती है। सदन इन सभी गुणों से रहित था। यह उसके जीवन का वह समय था जब हमको अपने धार्मिक विचारों पर, अपनी सामाजिक रीतियों पर एक अभिमान सा होता है। हमें उनमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती। जब हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई प्रमाण या दलील सुनने का साहस नहीं कर सकते, जब हमसे क्या और क्यों का विकास हम में नहीं होता, सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता, इसके बदले कि वह घर की स्त्रियों को गंगा नहलाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज कभी मर्दाने में पहुंच जाती तो उसके तेवर बदलने लगते। अपनी मां को आड़े हाथों लेता। सुभद्रा ने अपनी सास का शासन भी ऐसा कठोर नहीं देखा था। आत्मपतन को वह दार्शनिक की उदार दृष्टि से नहीं, शुष्क योगी की दृष्टि से देखता था। उसने देखा था कि उसके गांव में एक ठाकुर ने एक बेड़िन बिठा ली थी तो सारे गांव ने उनके द्वार पर अपना आना जाना छोड़ दिया और इस तरह उसके पीछे पड़े थे कि उसे विवश होकर उस बेड़िन को घर से निकालना पड़ा। निसंदेह वह सुमन बाई पर जान देता था, लेकिन उसके लौकिक शास्त्र में यह प्रेम उतना अक्षम्य न था जितना सुमन की परछाई का उसके घर में आ जाना। मनुष्य कितना दोगला होता है कि प्रेम की परिभाषा उसके लिए हर पल बदलती है। प्रेम करता है लेकिन उसे कबूल नहीं कर सकता, उसे जिंदगी में नहीं ला सकता, क्योंकि समाज के बंधनों से बंधा है। तो या तो समाज के बंधनों के हिसाब से, सारे बंधन नहीं होते हैं, उसमें कुछ कुप्रथाएं हैं, कुछ प्रथाएं बहुत अच्छी हैं जिन्हें हमें हमेशा निभाते रहना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को संभालने के नियम होते हैं। जैसे नियम हमारे, चाहे हम जॉब में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, तो वहाँ कुछ न कुछ हर प्रोफेशन में अपने अपने नियम होते हैं। वही हमारे समाज में भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कुप्रथाएं हैं। तो उनको तुम हटा सकते हो कुप्रथाओं को, लेकिन जो एक नियम है तो उनको तो मानना चाहिए। तो दोनों पक्ष में नहीं रह सकते हो कि एक बाहर एक घर में। सुमन ठीक है, वक्त के हिसाब से कहीं ना कहीं समाज ने ही उसको उस जगह पहुंचाया, तो प्यार उससे करता है, लेकिन उसकी बहन में क्या कमी है जिसको नहीं अपना सके। कहीं ना कहीं हमारे ये समाज के दोगलेपन पे उंगली उठाता है। उसने अब तक सुमन के यहाँ एक पान भी न खाया था। वह अपनी कुल मर्यादा और सामाजिक प्रथा को अपनी आत्मा से कहीं बढ़कर महत्व की वस्तु समझता था। उस अपमान और निंदा की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी, जो कुलटा स्त्री से संबंध हो जाने के कारण उसके कुल पर आच्छादित हो जाती। वह जन्माशिष में पंडित पद्म सिंह की बातें सुन सुनकर अधीर हो रहा था।
वह डरता था कि कहीं पिताजी उनकी बातों में न आ जाएं। उसकी समझ में ना आता कि चाचा साहब को क्या हो गया। अगर यही बातें किसी दूसरे मनुष्य ने की होती तो वह अवश्य उसकी जबान पकड़ लेता, लेकिन अपने चाचा के सामने वह थोड़ा दबता था। उनका प्रतिवाद करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही थी। उसकी तार्किक शक्ति कभी इतनी सचेत न हुई थी, और वाद विवाद तर्क ही तक रहता तो वह जरूर उनसे उलझ पड़ता। लेकिन मानसिंह की उदंडता ने उसके प्रतिवाद की उत्सुकता को सहानुभूति के रूप में परिणत कर दिया। इधर से निराश होकर सदन लालसापूर्ण हृदय फिर सुमन की ओर लपका। बहन को नहीं अपना सके उसकी को, लेकिन अपने अयासी के लिए दोबारा फिर निकल पड़े। विषय वासना का चस्का पड़ जाने के बाद उसकी प्रेम कल्पना निराधार नहीं रह सकती थी। उसका हृदय एक बार प्रेम दीपक से आलोकित होकर अब अंधकार में नहीं रहना चाहता था। वह पदम सिंह के साथ ही काशी चला आया, किंतु यहाँ आकर एक बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे संशय होने लगा कि कहीं सुमन बाई को ये समाचार न मालूम हो गया हो। वह वहां स्वयं तो नहीं रही, लोगों ने उसे अवश्य ही त्याग दिया होगा, लेकिन उसे विवाह की सूचना जरूर दी होगी। ऐसा हुआ होगा तो कदाचित वह मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। संभव है वह मेरा तिरस्कार भी करे। लेकिन संध्या होते ही उसने कपड़े बदले, घोड़ा कसवाया और दाल मंडी की ओर चल पड़ा। प्रेम मिलाप की आनंदपूर्ण कल्पना के सामने वे शंकाएं निर्मूल हो गईं जो वह सोच रहा था। सुमन मुझसे पहले क्या कहेगी और मैं उसका क्या उत्तर दूंगा। कहीं उसे कुछ मालूम हो और वह जाते ही प्रेम से मेरे गले लिपट जाए और कहे कि तुम बड़े निठुर हो। इस कल्पना ने उसकी प्रेमाग्नि को और भड़काया। उसने घोड़े को ऐड लगाई और एक क्षण में दाल मंडी के निकट आ पहुंचा। पर जिस प्रकार एक खिलाड़ी लड़का पाठशाला के द्वार पर भीतर जाते हुए डरता है, उसी प्रकार सदन भी दाल मंडी के सामने खड़ा होकर ठिठक गया। उसकी प्रेमाकांक्षा मंद हो गई। वह धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर आया जहां से सुमन की अट्टालिका साफ दिखाई देती थी। यहां से उसने कातर नेत्रों से उस मकान की ओर देखा। द्वार बंद था, ताला पड़ा हुआ था। सदन के हृदय से एक बोझ सा उतर गया। उसे कुछ वैसा ही आनंद हुआ जैसे उस मनुष्य को होता है जो पैसा न रहने पर भी लड़के की जिद से विवश होकर खिलौनों की दुकान पर जाता है और उसे वह दुकान बंद मिलती है। लेकिन घर पहुंचकर सदन अपनी उदासीनता पर बहुत पछताया। वियोगी पीड़ा के साथ साथ उसकी व्याग्रता बढ़ती जाती थी। उसे किसी प्रकार धैर्य न होता था। रात को जब सब लोग खा पी कर सोए तो वह चुपके से उठा और दाल मंडी की ओर फिर निकल लिया। सदन दाल मंडी तक बड़ी तेजी से आया, पर वहां आकर फिर उसके पैर बंध गए। यहां मेरा आना अत्यंत हास्यास्पद होगा, सोच के वह फिर ठिठक गया। सुमन के यहां जाऊं तो मुझसे क्या समझेगी। उसके नौकर आराम से सो रहे होंगे और कौन मुझे पूछेगा। उसे आश्चर्य होता था कि मैं यहां कैसे चला आया। मेरी बुद्धि उस समय कहां थी। दूसरे दिन संध्या का समय वह फिर चला। मन में निश्चय कर लिया कि अगर सुमन ने मुझे देख लिया और बुलाया तो जाऊंगा, नहीं तो सीधे अपनी राह चला जाऊंगा। मन में निश्चय कर लिया था कि अगर उसने बुलाया तो जाऊंगा, नहीं तो सीधा चला जाऊंगा। नहीं तो इस घटना के बाद वह मुझे बुलाने ही क्यों लगी। कुछ और आगे बढ़कर उसने फिर सोचा, उसे क्या मालूम कि मैं यहां आ गया हूं। सुमन मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पड़ूंगा, अपने आंसुओं से उसके मन का मैल धो दूंगा। अगर वह अपने कमल नेत्रों से
में आंसू भरकर मेरी ओर ताके तो मैं उसके लिए क्या न कर डालूं। यदि उसे कोई चिंता हो तो मैं उस चिंता को दूर करने के लिए अपने प्राण तक समर्पित कर दूंगा। तो क्या वह इस अपराध को क्षमा न करेगी? लेकिन ज्यों ही वह दाल मंडी के सामने पहुंचा, उसकी यह प्रेम कल्पनाएं उसी प्रकार नष्ट हो गईं जैसे अपने गांव में संध्या समय नीम के नीचे देवी की मूर्ति देखकर उसकी तर्कनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। रात और दिन में उसकी प्रेम कल्पनाएं जो बालू की दीवार खड़ी करती, वे संध्या समय दाल मंडी के सामने अविश्वास के एक ही झोंके से गिर पड़ती। एक दिन वह घूमते हुए क्वींस पार्क जा निकला। वहां एक सामियाना तना हुआ था और लोग बैठे हुए प्रोफेसर रमेश दत्त का प्रभावशाली व्याख्यान सुन रहे थे। सदन घोड़े से उतर पड़ा और व्याख्यान सुनने लगा। उसने मन में निश्चय किया कि वास्तव में वेश्याओं से हमारी बड़ी हानि हो रही है। ये समाज के लिए हलाहल के तुल्य हैं। मैं बहुत बचा, नहीं तो कहीं का न रहता। इन्हें अवश्य शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरे दिन वह फिर क्वींस पार्क गया। आज वहां मुंशी अबुल वफा का भावपूर्ण ललित व्याख्यान हो रहा था। सदन ने उसे भी सुना। उसने विचार किया कि निसंदेह वेश्याओं से हमारा उपकार होता है। सच तो यह है, ये न हो तो हमारे देवताओं की स्तुति करने वाला भी कोई न रहे। यह भी ठीक ही कहा है कि वेश्यागृह की वह स्थान है जहां हिंदू मुसलमान दिल खोल कर मिलते हैं। कई दिन के बाद यह विचार फिर पलट खाया। यह क्रम बंद न होता था। सदन में स्वच्छंद विचार की योग्यता न थी। वह किसी विषय के दोष और गुण तौलने और परखने की सामर्थ्य भी न रखता था। अतएव प्रत्येक सबल युक्ति उसके विचारों को उलट पलट रख देती। जब हम शिक्षित होते हैं तो हम सही और गलत में फर्क कर लेते हैं। नहीं तो जो यहाँ सुना तो वो यहाँ ठीक लगा, जो वहां सुना वो वहां ठीक लगा। हम उसमें क्या सही है, दोनों में से क्या गलत है, हम उस पर निर्णय भी नहीं कर पाते। उसने एक दिन पद्म सिंह के व्याख्यान का नोटिस देखा। 3 ही बजे से चलने की तैयारी करने लगा और 4 बजे वेनीबाग में जा पहुंचा। अभी वहां कोई आदमी न था। कुछ लोग फर्श बिछा रहे थे। वह घोड़े से उतर पड़ा और फर्श बिछाने में लोगों की मदद करने लगा। 5 बजते बजते लोगों का आना जाना शुरू हुआ। तब उसने एक फिटन पर पद्म सिंह को आते देखा। उसकी छाती धड़कने लगी। पहले रुस्तम भाई ने एक छोटी सी कविता पढ़ी जो इस अवसर के लिए सैयद तेग अली ने रची थी। उनके बैठने पर लाला विट्ठल दास खड़े हुए। यद्यपि उनकी वक्रता रूखी थी, न कहीं भाषण लालित्य का पता था न कटाक्षों का, पर लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी रूखी बातों का लोग ऐसे चाव से सुनते थे जैसे प्यासा मनुष्य पानी पीता है। सदन के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, मानो कोई साधारण बात होने वाली है। व्याख्यान अत्यंत रोचक और करुणा से परिपूर्ण था। भाषा की सरलता और सरसता मन मोहती थी। पद्म सिंह के भावपूर्ण ऐसे शब्द थे कि सदन के रोए तक खड़े हो जाते। वह कह रहे थे कि हमने वेश्याओं को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव इसलिए नहीं किया कि हमें उनसे घृणा है। हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार भी नहीं। यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। यह हमारी ही कुवासनाएं, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएं हैं जिसने वेश्याओं का रूप धारण कर लिया। यह दाल मंडी हमारे ही जीवन का कलुषित प्रतिबिंब है, हमारे ही पैशाचिक अधर्म का साक्षात स्वरूप है। हम किस मुंह से उनसे घृणा करें? उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सुमार्ग पर लाएं, उनके जीवन को सुधारें, और यह भी तब हो सकता है जब वे शहर के बाहर दुर्व्यसनों से दूर रहें। हमारे सामाजिक दुराचार अग्नि के समान हैं और अभागिन रमणियां तृण के समान। अगर अग्नि को शांत करना चाहते हैं तो तृण को उनसे दूर रखिए, तब अग्नि आप ही आप शांत हो जाएगी।
सदन अत्यंत तन्मय होकर इस व्याख्यान को सुनता रहा। जब उसके पास वाले मनुष्य व्याख्यान की प्रशंसा करते या बीच बीच में करतल ध्वनि करते तो सदन का हृदय गदगद हो जाता। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता था कि श्रोतागण एक एक करके उठते चले गए। उनमें अधिकांश वे लोग थे जो वेश्याओं की निंदा और वेश्यागामियों पर चुभने वाली चुटकियां सुनने आए थे। उन्हें पदम सिंह की यह उदारता असंगत सी जान पड़ी। ये सच है कि कोई मनुष्य यदि अच्छा सामाजिक हितों के लिए करने चलता है तो अक्सर लोग जोड़ तोड़ पहले करते हैं। यदि सभी थोड़ी देर के लिए भी एकत्रित होके एक सही काम को एक सही रूप दे दें तो उसको सही होने में वक्त न लगे। सदन के व्याख्यानों की ऐसी चाट पड़ी थी कि जहां कहीं व्याख्यान होता तो वो वहां पहुंच जाता। दोनों पक्षों की बातें महीनों सुनने पर उन विचारों को सुन के उसके मन में अपनी राय रखने की योग्यता आने लगी। अब वह किसी युक्ति की नवीनता पर एक टक मोहित न होता था, वरन प्रमाणों से सत्यापन या निर्णय करने की चेष्टा करता था। अंत में उसे अनुभव होने लगा कि व्याख्यानों में अधिकांश केवल शब्दों के भंडार होते हैं। उनमें कोई मार्मिक तत्वपूर्ण बात या तो होती ही नहीं या वही पुरानी युक्तियां नई बनाकर दोहराई जाती हैं। उसमें समालोचक दृष्टि उत्पन्न हो गई। उसने अपने चाचा का पक्ष ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी अवस्था के अनुकूल उसकी समालोचना पक्षपात से भरी हुई और तीव्र होती थी। उसमें इतनी उदारता न थी कि विपक्षियों की नेक नियति को स्वीकार करे। उसे निश्चित था कि जो लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वह सभी विषय वासना के गुलाम हैं। इन भावों का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने दाल मंडी की ओर तक जाना छोड़ दिया। वह किसी वेश्या को पार्क में फिटन पर टहलती या बैठी देख लेता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि उसे जाकर उठा दूं। वह उन्हें कहीं अकेले पा जाता तो कदाचित उनके साथ कुछ असभ्यता से पेश आता। उसकी प्रेम कल्पनाओं से अब कभी उसका हृदय सजग भी न होता। सुमन का लावण्यमय स्वरूप उसकी आंखों से उठकर गंगा स्नान करने चला जाता। रात को 10-11 बजे तक इधर उधर की किताबें पढ़ता, लेकिन इतने यत्न करने पर भी सुमन उसकी स्मृति से न उतरती थी। वह नाना प्रकार के वेश धारण करके उसके हृदय के सामने आती और कभी उसकी रूठती, कभी मनाती, कभी प्रेम से गले में बाहें डालती, प्रेम से मुस्कुराती। एकाएक सदन सचेत हो जाता, जैसे कोई नींद से चौंक पड़े और विघ्नकारी विचारों को हृदय से हटाकर कुछ नया सोचने लगे। आजकल उसे चाचा पदम सिंह हंसते नहीं दिखाई देते थे। जीतन उनके लिए रोज दवा क्यों लाता? उन्हें क्या हो गया है? इतने में सुमन फिर हृदय सागर में प्रवेश करती और अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए कहती, सदन, तुमसे ऐसी आशा न थी। तुम मुझे समझते हो कि यह नीच वेश्या है, पर मैंने तुम्हारे साथ तो वेश्याओं का सा व्यवहार भी नहीं किया। तुमको तो मैंने अपनी प्रेम संपत्ति सौंपी थी। क्या उसका तुम्हारी दृष्टि में कोई भी मूल्य नहीं? सदन फिर चौंक पड़ता और मन को उधर से हटाने की चेष्टा करता। उसने एक व्याख्यान में सुना था कि मनुष्य का जीवन अपने हाथों में है, वह अपने को चाहे जैसा बना सकता है। इसका मूल मंत्र यही है कि बुरे, क्षुद्र, अश्लील विचार मन में न आए। वह बलपूर्वक इन विचारों को हटाता रहे, केवल शुद्ध विचारों और पवित्र भावों की आवश्यकता ही रखे। सदन को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ, इसलिए वह अपने विचारों को निर्मल रखने का यत्न करता।
हजारों मनुष्यों ने उस व्याख्यान में सुना कि प्रत्येक को विचार हमारे इस जीवन को ही नहीं, आने वाले जीवन को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन औरों ने, जो कुछ विज्ञ थे, सुना और भूल गए। सरल हृदय सदन ने सुना और गांठ बांध लिया। जैसे कोई दरिद्र मनुष्य सोने की एक गिरी हुई चीज पा जाए और उसे अपने प्राण से भी प्रिय समझे। सदन इस समय आत्म सुधार की लहर में बह रहा था। रास्ते और मन को समझाता कि इस क्षण भर के नेत्र सुख के लिए तू अपने भविष्य जीवन का सर्वनाश किए डालता है। इस चेतावनी से उसके मन को शांति होती। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वैश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की सबसे नामी गिरामी वैश्या ने एक उर्स धार्मिक जलसा किया था। यह वैश्याएं वहां से आ रही थीं। सदन इस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, सुवर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था। रेशम, रंग और रमणीयता का ऐसा अनुभव दृश्य, श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने मन को बहुत रोका पर न रोक सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार आंख भरकर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों से कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाए। एक निगाह से मन तृप्त न हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी निगाहें उस तरफ जम गईं और वह चलना भूल गया। तूने महीनों की कमाई क्षण भर में गंवाई। वाह, मैंने अपनी आत्मा का कितना पतन कर दिया, मुझ में कितनी निर्बलता है। लेकिन अंत में उसने अपने को समझाया कि केवल इन्हें देखने से ही मैं पाप का भागी नहीं हुआ। मैंने इन्हें पाप दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय कुवासनाओं से पवित्र है। परमात्मा की सौंदर्य दृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। वह वैश्याओं की तरफ देखता रहा, लेकिन वह सौंदर्य एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे भटक जाते हैं, चाहे वो स्त्री का हो, फूल हो, किसी का बच्चा हो। सौंदर्य तो कहीं भी हो सकता है। यह सोचते हुए वह आगे चला, पर उसकी आत्मा को संतोष न हुआ। मैं अपने को ही धोखा देना चाहता हूँ। यह स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है कि मुझसे गलती हो गई, मगर मन की वर्तमान अवस्था के अनुसार मैं उसे क्षम्य समझता हूँ। मैं योगी नहीं, सन्यासी नहीं, एक बुद्धिमान मनुष्य हूँ। इतना ऊंचा आदर्श सामने रखकर मैं उसका पालन नहीं कर सकता। आह, सौंदर्य भी कैसी वस्तु है। लोग कहते हैं कि अधर्म से मुख की शोभा जाती रहती है, पर इन रमणियों का अधर्म उनकी शोभा को और भी बढ़ाता है। कहते हैं मुख हृदय का दर्पण है, पर यह बात भी मिथ्या ही जान पड़ती है। सदन ने फिर मन को संभाला और उसे इस ओर से विरक्त करने के लिए विषय के दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। हाँ, वे स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ही कोमल, पर उन्होंने अपने स्वर्गीय गुणों का कैसा दुरुपयोग किया। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना गिरा दिया। हाँ, केवल इन रेशमी वस्त्रों के लिए, इन जगमगाते हुए आभूषणों के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं का विक्रय कर डाला। वे आंखें जिनसे प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिए, कपट, कटाक्ष और कुचेष्टाओं से भरी हुई हैं। वे हृदय जिनमें विशुद्ध निर्मल प्रेम का स्रोत बहना चाहिए, कितनी दुर्गंध और विषाक्त मलिनता से ढके हुए हैं। इन घृणात्मक विचारों ने सदन को कुछ शांति दी। वह टहलता हुआ गंगा तट की ओर चला गया। इसी विचार में आज उसे देर हो गई, इसलिए वह उस घाट पर न गया जहां वह नित्य जाया करता था। वहां भीड़ भाड़ हो गई होगी, अतएव उस घाट पर गया जहां विधवाश्रम स्थिति था।
वहाँ एकांत रहता था। दूर होने के कारण शहर के लोग वहाँ कम ही जाते थे।